नमस्कार। मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार आज एक बहुत ही ऐतिहासिक खबर के साथ आपके बीच हूँ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले इतिहास रचते हैं कई बार, ऐसा ही एक फैसला आज हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि ये सुप्रीम कोर्ट के किसी बड़ी संविधान पीठ का किया हुआ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने ये फैसला सुनाया है और इस फैसले की कई जटिलताएं हैं, जो कि इस लोकतंत्र में राज्य सरकार की भूमिका के बारे में एक टिप्पणी है, जो कि बेइंसाफ़ी किस तरह से किस हद तक हो सकती है उस पर एक टिप्पणी है। ये मामला है गुजरात का। आपको ध्यान होगा 2002 दंगों से आज तक एक खबर जो कभी सुर्खियों से नहीं हटी। मुझको ध्यान नहीं पड़ता है कि इन 21 वर्षों में एक बरस भी ऐसा रहा हो जब बिल्किस बानो की खबरें अलग अलग अदालतों की, अलग अलग जांच एजेंसियों की खबरें साल में 2 बार, 4 बार, 6 बार न आई हों। एक भी बरस ऐसा नहीं हुआ है 2002 के गुजरात दंगों से लेके आज तक। पिछले बरस 15 अगस्त की बात है, देश आज़ादी की सालगिरह मना रहा था। उस दिन गुजरात सरकार ने ये तय किया कि जिन 11 मुजरिमों ने बिल्किस बानो के साथ गैंग रेप किया था, उसकी 3 बरस की बच्ची को पटक कर मार डाला था, बिल्किस बानो के परिवार के 7 लोगों का कत्ल किया था, ऐसे दंगाई बलात्कार कातिल 11 लोगों को वक्त के पहले जेल से रिहा कर दिया जाए, क्योंकि उनका आचरण अच्छा है। और गुजरात सरकार ने उनको रिहा कर दिया था। आप सोच सकते हैं इस बात को, जिन लोगों ने 2002 के गुजरात दंगों के दौरान 21 साल की थी बिल्किस बानो, 5 महीने की गर्भवती थी। 5 महीने की गर्भवती एक महिला के साथ 11 लोगों ने बलात्कार किया, उसकी 3 बरस की रोती हुई बच्ची को पटक कर मार डाला उसके सामने, उसके परिवार के 7 लोगों का कत्ल किया। ऐसे लोग जेल से जब जब बाहर निकलते थे पैरोल पे, तो धमकियां देते थे बिल्किस बानो को, उसके इलाके में आकर बैठकें करते थे। बिल्किस बानो को डर के मारे मकान कई बार बदलना पड़ा, इलाका छोड़ना पड़ा। और इसके भी पहले की बात बतलाऊं मैं आपको, 2002 में जब बिल्किस बानो ने इसकी रिपोर्ट लिखाई, तो गुजरात की पुलिस ने मामले को इतना कमज़ोर किया कि बिल्किस बानो को अदालत तक जाना पड़ा और ऊंची अदालत ने इस मामले को सीबीआई को दिया कि गुजरात की पुलिस इसकी जांच इंसाफ के साथ नहीं करेगी, ईमानदारी से नहीं करेगी। सीबीआई ने जब मामले को चलाना चालू किया तो समझ में आया कि गुजरात की अदालत में निष्पक्ष होकर बिना भय के इस मामले की सुनवाई नहीं हो सकती। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को गुजरात से हटाकर महाराष्ट्र भेजा। वहाँ मुंबई की एक स्पेशल सीबीआई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। बात को गौर कीजिए जरा, लोकतंत्र में एक सरकार अपने मातहत हुए, अपने राज में हुए, और ये संविधान की शपथ लेने वाली सरकार थी, उसके राज में हुए इतने भयानक जुर्म की न जांच करने को तैयार थी ठीक से। वहाँ की पुलिस मामले को बिगाड़ने और मुजरिमों को रियायत देने पर आमादा थी। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सीबीआई को दिया। सीबीआई ने जांच करके मामले को चलाना चालू किया, तो समझ में आया कि गुजरात में तो ईमानदारी से इस मामले की सुनवाई नहीं हो सकती। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को महाराष्ट्र के मुंबई की एक स्पेशल सीबीआई कोर्ट को दिया। सामूहिक बलात्कार और हत्याओं के मामले में 11 लोगों को उम्र कैद हुई। इसके बाद गुजरात की सरकार इस पर आमादा थी अभी पिछले साल तक कि इन लोगों को कैसे छोड़ा जाए।
इन लोगों को छोड़ने की कार्रवाई शुरू हुई। सरकार सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची कि इन लोगों की रिहाई के बारे में, इनकी रिहाई की अर्जी पे राज्य सरकार फैसला ले। एक और दिलचस्प बात है जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में है, आपका दिल दहल जाएगा सुनकर। गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को झूठी जानकारियां दी, झूठे दस्तावेज दिए, सुप्रीम कोर्ट को मिसगाइड किया, गुमराह किया। सुप्रीम कोर्ट ने आज के अपने जजमेंट में लिखा है, उसके साथ फ्रॉड करके ये आदेश हासिल किया गुजरात सरकार ने कि इनकी रिहाई पे गुजरात सरकार फैसला ले सकती है। एक राज्य सरकार संविधान की शपथ लेकर 2002 के दंगों के बाद उस राज्य सरकार की पुलिस जांच करने को तैयार नहीं थी, मुजरिमों को बचाने पे आमादा थी। केंद्र सरकार की सीबीआई ने जांच की तो गुजरात की अदालत में निष्पक्ष और ईमानदारी से और भयमुक्त सुनवाई मुमकिन नहीं थी। अब जब उनको उम्र कैद सुनाई गई है तो उनको समय के पहले रिहा करने पे गुजरात सरकार ऐसी आमादा थी कि उसने सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया, झूठी जानकारियां दी, झूठे दस्तावेज दिए, सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करके ये आदेश वहां से ले लिया कि गुजरात सरकार इस पे फैसला ले सकती है इनकी समय पूर्व रिहाई पे। समय पूर्व रिहाई किनको मिलती है? जिनके आम जुर्म रहते हैं, ऐसे भयानक जिनको जघन्य कहते हैं, हीनियस क्राइम, गैंग रेप, एक गर्भवती महिला के साथ उसकी बच्ची को पटक कर मार डालना, पूरे परिवार की हत्या कर देना, इन लोगों को समय पूर्व रिहाई नहीं मिलती। इनकी समय पूर्व रिहाई की गई। अब जब ये मामला बिल्किस बानो एक बार फिर 2002 से लड़ती हुई बिल्किस बानो 2023 में खड़ी है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच, एक महिला जज है, एक पुरुष जज है। ये बेंच जब इस पूरे मामले को सुनती है तो उसका दिल दहल जाता है। वो पाती है कि उससे मई 2022 में, पिछले बरस मई के महीने में जो आदेश हासिल कर लिया था गुजरात सरकार ने, वो फ्रॉड करके हासिल किया था आदेश। सुप्रीम कोर्ट के सामने झूठी जानकारी, झूठे कागज पेश करके वो आदेश पा लिया था और उस आदेश को पाकर गुजरात की भाजपा सरकार ने इन 11 लोगों को समय से पहले जेल से रिहा कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट के सामने अभी ये बात आई है कि इसमें केंद्र की मोदी सरकार की सहमति ली थी गुजरात सरकार ने। यानी जो इस तरह के हत्यारे थे, इस तरह के गैंग रेपिस्ट थे, सामूहिक बलात्कारी थे, ऐसे 11 लोग जेल के बाहर वक्त के पहले आए, सजा पूरी काटने के पहले बाहर आए। उनका वहाँ मालाओं से स्वागत हुआ, उनको वहाँ पे मिठाइयाँ खिलाई गईं। वो कुछ दिनों के भीतर ही भाजपा के सांसद, भाजपा के विधायक, भाजपा के दूसरे नेता इनके साथ मंच पे नजर आने लगे। उनमें से एक वकील था, वो वकालत करने लगा कोर्ट में, गुजरात की अदालत में वकालत करने लगा। जब सरकार ने बरी कर दिया, उसको समय के पहले रिहा कर दिया, वो वकालत करने लगा। आज सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की इस बेंच ने एक मत से दिया हुआ फैसला, इन सारे 11 लोगों को कहा गया है कि 2 हफ्ते के भीतर जेल में जाकर सरेंडर करें और कैद काटें। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि गुजरात सरकार का न्यायाधिकार ही नहीं था, न्यायाधिक्षेत्र नहीं था इस मामले की सुनवाई करने का। जिस प्रदेश में अदालत ने ये फैसला दिया था इन लोगों को उम्र कैद का, केवल वही प्रदेश यानी महाराष्ट्र। ये एक अलग बात है कि जिस तरह से गुजरात में भाजपा सत्ता में है, ऐसे ही महाराष्ट्र में भी भाजपा सत्ता में है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट सत्तारूढ़ पार्टी को देखकर काम नहीं करती है।
वो संविधान से अधिकार मिली हुई सरकार को देखकर काम करती हैं। तो उसने कहा है कि ये गुजरात के न्यायाधीश क्षेत्र का मामला नहीं है। अब रहेगा इन लोगों के पास 2 हफ्ते के भीतर जेल जाके जेल में सरेंडर करें, उसके बाद महाराष्ट्र में रहम की अपील करें, महाराष्ट्र की सरकार फिर इसके ऊपर कोई फैसला ले। लेकिन ये समझने की बात है, इन लोगों की सज़ा में रियायत करते हुए इनको जेल से छोड़ने के पहले बिल्किस बानो से कोई सलाह मशविरा भी नहीं किया सरकार ने, गुजरात की सरकार ने। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले में ये कहा है कि गुजरात की सरकार ने इन 11 बलात्कारियों, हत्यारों, इनके साथ में एक गठजोड़ करके इनकी ये वक्त से पहले रिहाई की है। सरकार जो संविधान की शपथ लेकर सत्ता पर आती है, उस सरकार ने इतने खूंखार मुजरिम, इतने खूंखार, इनके साथ गठजोड़ करके उनको ये रियायत दी मुजरिमों को। कानून का राज चलाने वाली एक सरकार को जुर्म की शिकार महिला के साथ खड़ा होना था। वो महिला गुजरात में बार बार शिकायत कर रही थी इन वर्षों में कि ये लोग जेल से निकल कर आते हैं, धमकी देते हैं, ये लोग जेल से निकल कर आते हैं, हमारे इलाके में आकर सभाएं करते हैं, हमको बार बार मकान बदलना पड़ रहा है, इलाका छोड़ना पड़ रहा है अपनी हिफाजत के लिए। एक गरीब मुस्लिम महिला, समाज के कुछ संगठन उसकी मदद कर रहे होंगे, लेकिन गरीब परिवार की मुस्लिम महिला 2002 से लेकर 2023 तक अदालतों में ही खड़ी हुई है। 2002 से 2023 तक अदालतों में खड़ी हुई है। आप कल्पना कर सकते हैं कि बुर्का पहनी हुई, हिजाब लगाई हुई एक मुस्लिम महिला इतनी बड़ी बड़ी सत्ता, देश की सत्ता, गुजरात की सत्ता, उसके खिलाफ एक लड़ाई लड़ रही है। उसके हितों के खिलाफ मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट से एक आदेश करवा लिया गुजरात सरकार ने। सुप्रीम कोर्ट को धोखे में रखकर, सुप्रीम कोर्ट को धोखा देकर, गलत बयानी करके, गलत जानकारी, गलत कागज देकर ये काम करवा लिया। क्या इससे बड़ा हो सकता है एक जुर्म किसी चुनी हुई सरकार का कि वो सुप्रीम कोर्ट को फ्रॉड का शिकार बनाए? ये मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से फ्रॉड किया गया। मैं आपसे एक बात कह सकता हूं, मुझको थोड़ा बहुत वक्त हो गया है अखबार नवीसी में, कुछ महीने हो गए इस यूट्यूब चैनल पर भी। मैंने अपनी ज़िंदगी में सुप्रीम कोर्ट की दसियों हजार खबरें देखी हैं। ये बात मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि कोई सरकार सुप्रीम कोर्ट से फ्रॉड करके एक ऐसा आदेश लेती है जिसका इस्तेमाल वो मुजरिमों की मदद करने के लिए करती है। सुप्रीम कोर्ट से फ्रॉड किसी सरकार ने किया हो ऐसा मुझको याद नहीं है। मुझको कम से कम पिछले 45 साल से मैं काम कर रहा हूँ, 76 से लेकर अभी तक मुझको याद नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के साथ फ्रॉड हुआ हो। आज ही मैंने अखबार के लिए एडिटोरियल लिखा है इसी मुद्दे पर। उसमें मैंने लिखा है कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में एक गलत बयानी, उसको फ्रॉड का शिकार बनाना, इसका जिम्मेदार कौन है? अभी समझ में आ रहा है मुझको जब मैं सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के बयान देख रहा हूं कि गुजरात की सरकार ने ये फ्रॉड किया। गुजरात गवर्नमेंट कमिटेड फ्रॉड विद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। कोई कल्पना कर सकता है? आपने संविधान की शपथ ली है कि आप कानून का शासन चलाएंगे, आप सुप्रीम कोर्ट को धोखा देकर एक आदेश लाते हैं और उस आदेश का फायदा देश में जो सबसे खूंखार जुर्म है। आपको मालूम है, मैं अभी 251 पेज का ये एक जजमेंट पढ़ रहा था। मुमकिन नहीं है पूरा पढ़ना उसको,
एक तो आत्मा लहूलुहान हो जा रही है उसको पढ़ते हुए, हौसला नहीं हो रहा है उसको पढ़ने का। मैं अचानक 6वें पेज तक ही पहुंच पाया था अभी। उसमें लिखा है कि 8 नाबालिगों की हत्या की थी इन लोगों ने, इनके साथ के सांप्रदायिक दंगाई गिरोह ने 8 नाबालिगों की हत्या की थी। बिल्किस बानो की एक बहन थी, उसकी 2 दिन के बच्चे को, बिल्किस बानो की बहन के 2 दिन के बच्चे को या बच्ची को, फैसले में इन्फेंट लिखा है तो मैं बच्चा या बच्ची नहीं बता सकता, उसकी भी हत्या कर दी थी। आप कल्पना कर सकते हैं 2 दिन के बच्चे की हत्या। बिल्किस बानो की 3 साल की बच्ची को पटक कर मार डाला जहां उससे बलात्कार हो रहा है उसके बगल में। 5 महीने का गर्भ जिसको है, हमारे आपके घर की कोई महिला रहे तो उसको कहा जाता है संभल के पैर रखना, फिसल मत जाना, सावधानी से चलो, कोई भारी चीज मत उठाओ, ये कहा जाता है। 11 लोगों ने बलात्कार किया उसके साथ, 5 महीने की गर्भवती थी। जब इनको जेल से छोड़ा गया तो सरकार ने, गुजरात सरकार ने तर्क दिया इनका चाल चलन बहुत अच्छा था और इनके खिलाफ लगातार शिकायतें दर्ज हुई है कि ये धमकियां भेज रहे हैं, ये बाहर आकर धमका रहे हैं लोगों को। इसके बाद सरकार ने इनका चाल चलन अच्छा लिखा और इनको छोड़ दिया जेल से। आपको एक और बात बतलाता हूं मैं, भाजपा के एक बड़े नेता ने गुजरात के ये बयान दिया। उसने क्या कहा, इन बलात्कारियों में से कुछ लोगों की जाति का उसने उल्लेख किया, एक ऊंची कही जाने वाली जाति का उल्लेख किया। मैं कहूँगा अभी तो फिर मुझ पर किसी जाति का विरोधी होने का आरोप लगेगा, इसलिए मैं इतना भर कह रहा हूँ कि एक ऊंची कही जाने वाली जाति का जिक्र किया गुजरात के एक बड़े भाजपा नेता ने और कहा कि इस जाति के लोग बलात्कार कर ही नहीं सकते। हिंदुस्तान के पुलिस के रिकॉर्ड, अदालतों के रिकॉर्ड इस ऊंची कही जाने वाली जाति के लोगों के बलात्कार के मामलों से भरे हुए हैं, कोई कमी नहीं है उसमें। लेकिन जहां सत्ता और सत्तारूढ़ पार्टी की ये सोच रहती है कि इस जाति के लोग बलात्कार कर ही नहीं सकते, सुप्रीम कोर्ट तक जाकर बार बार बिल्किस बानो को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। 21 बरस किसको कहते हैं? आपको मालूम है जिस दिन बिल्किस बानो से बलात्कार हुआ था उस दिन जो बच्चे पैदा हुए होंगे आज उनको अपनी मर्जी से शादी करने का हक है। 21 साल उम्र में बिल्किस बानो को आज अपनी मर्जी से अदालत तक जाने का भी हक नहीं है। कितना संघर्ष होता होगा एक महिला का, कितने तरह की जलालत उसको झेलनी पड़ती होगी। एक गरीब परिवार, मुस्लिम परिवार है, गरीब परिवार है, वो कितनी दिक्कतें झेलकर अदालत तक पहुंचता होगा। और वहां पर जब सरकार बलात्कारी हत्यारों के साथ गिरोहबंदी करके, गठजोड़ करके, जब इस औरत के साथ हुए जुर्म उसके मुजरिमों को बचाने के लिए उनको अच्छे चाल चलन का बतला रही है और जेल से छोड़ रही है, तो मैं जिक्र करना चाहूँगा सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की ये बेंच थी। एक महिला जज है जस्टिस B.V. नागरत्ना, दूसरे पुरुष जज हैं जस्टिस उज्ज्वल भुइयां। इन 2 ने एक मत होकर ये जजमेंट लिखा है। 251 पेज का जजमेंट है। मेरा मानना है कि हिंदुस्तान में ये जजमेंट एक मिसाल के तौर पर कायम रहेगा। इन बलात्कारी हत्यारों के पास अभी ये कानूनी विकल्प खुला हुआ है कि ये महाराष्ट्र जाकर वहाँ रहम की अपील करें। जो भी फैसला महाराष्ट्र की सरकार करेगी उसका संवैधानिक अधिकार रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ
कि गुजरात की इस सरकार की तरह कोई भी सरकार हिंदुस्तानी लोकतंत्र की सुप्रीम कोर्ट को धोखा देने, उसके साथ फ्रॉड करने, उसको झूठ बतलाने, गलत कागजात लगाने की तोहमत न झेले इसके बाद कभी। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में गुजरात सरकार के बारे में जो कुछ कहा है, इसके ऊपर कार्रवाई भी आगे होनी चाहिए, ताकि बाकी सरकारों के सामने भी ये एक मिसाल बने। आप इस बात की कल्पना करें कि एक गरीब मुस्लिम महिला, 11 बलात्कारी घूम रहे हैं उसके इलाके में, सरकार की मेहरबानी से वक्त के पहले रिहा कर दिए गए, उनकी सज़ा खत्म कर दी गई वक्त के पहले, उम्र कैद की सज़ा हुई थी। क्या ये जुर्म इस किस्म का था कि इस ऐसे हत्यारे और ऐसे बलात्कारियों को छोड़ा जाए? ये तो मैं फांसी की सज़ा की वकालत नहीं करता हूँ, मैं उस सज़ा के बुनियादी तौर पर खिलाफ हूँ, लेकिन इन लोगों की सज़ा उसके लायक थी, फांसी के लायक थी। जो इन्होंने किया था नहीं हो पाई, अदालत को जो भी लगा होगा। अब ये बाहर निकलकर फिर नेतागिरी करेंगे, ये लोग कर रहे हैं, मालाओं से इनका स्वागत हो रहा है, तो देश में कानून रह कहाँ गया? सरकार ने संविधान की जो शपथ ली थी गुजरात सरकार ने, वो कहाँ रह गई? ये पूरा का पूरा सिलसिला बहुत भयानक है। आप अपने आप को उस जगह रख के देखिए, बिल्किस बानो की जगह। क्या आप 21 साल बाद भी अदालत में एक संघर्ष करते रह सकते हैं? मैं आपको बताता हूं, मैं जिस अखबार में पहले काम करता था, वहां आके कुछ लोगों ने मामूली एक धमकी दी हमको, किसी न्यूज़ को छापने को लेके या न छापने को लेके। हमने पुलिस में रिपोर्ट कर दी, पुलिस अदालत तक उस मामले को ले गई। जो आरोपी थे जिनके खिलाफ हमारी शिकायत थी, उनके वकील ने, हम अखबार के 4 लोग, संपादकीय विभाग के, सब एडिटर, रिपोर्टर, चारों खड़े हैं कोर्ट में। सुबह से शाम तक उनके वकील ने खड़ा करवा दिया हमको। अदालत के जानकार लोग बताते हैं कि आप बाबू को 100 रुपए दे दो, वो दिन भर आपको खड़ा कर देगा। 2 या 3 पेशी हुई थी, हमने वापस ले लिया केस कि हम इतनी यातना नहीं झेल सकते। ये मैं अपना बतला रहा हूँ आपको। मैंने केस वापस ले लिया कि हमको नहीं मुकदमा लड़ना है, हम नहीं झेल सकते इतनी यातना। पूरे पूरे दिन हम यहाँ खड़े रहें, हमारा अखबार कौन निकालेगा? अब आप सोचिए कि जिस औरत के 21 बरस निकल गए हैं अदालतों के चक्कर खाते हुए, कभी गुजरात की अदालत, कभी महाराष्ट्र की अदालत, कभी ये हाई कोर्ट, कभी वो हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, कौन ऐसे चक्कर लगा सकते हैं? तो इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए कि बिल्किस बानो को इंसाफ अभी तक मिला नहीं है, अभी उसकी लड़ाई जारी है। मैं आपको बताऊं, इस देश में सांप्रदायिक हत्यारे, सांप्रदायिक बलात्कारी, ये चीतों पे सवार होके आते हैं। मैं चीते को गाली नहीं दे रहा हूँ, उसको सवारी की तरह यूज़ करते हैं। चीते की रफ्तार से आते हैं ऐसे बलात्कारी और हत्यारे, चीते की रफ्तार से उस पर सवार होके आते हैं। और इंसाफ कछुए पे सवार होकर आता है। जिन लोगों ने 2002 में बलात्कार किया था, सामूहिक बलात्कार किया था, बिल्किस बानो की बच्ची को पटक कर मार डाला था, उसके सामने परिवार के 7 लोगों की हत्या कर दी थी। और मैं देख रहा हूं, अभी मुझको दिख रहा है कि 2 दिन की एक बच्ची या बच्चे को मार डाला था पटक कर, और हत्याएं की थी। तो आप एक बात को समझिए, जिस समय गुजरात में सांप्रदायिक दंगे चल रहे थे, ये लोग बिजली की रफ्तार से मुस्लिम परिवार में पहुंच गए थे। ये चीते पे सवार होकर पहुंचे थे। और इंसाफ कछुए पे सवार होकर आ रहा है, अभी तक पहुंचा नहीं है बिल्किस बानो के पास।
मैं मिसाल तो देना चाहता था घोंघे की, जो और धीरे सरकता है कछुए से भी, लेकिन कछुए की कहानियाँ ज़्यादा चलती हैं, इसलिए मैं कछुए की बात कर रहा हूँ। आप सोच लीजिए, आपके खिलाफ अगर एक राज्य की सरकार सुप्रीम कोर्ट के साथ फ्रॉड करने को तैयार हो जाए, फ्रॉड कर ले उसके साथ, सुप्रीम कोर्ट के साथ गलत बयानी कर दे, गलत कागजात दे दे, गलत आदेश ले ले सुप्रीम कोर्ट से। आज सुप्रीम कोर्ट को मलाल हो रहा है कि मई 2022 का आदेश उनसे गलत आदेश ले लिया गया था। मेरा तो ये भी मानना है कि बिल्किस बानो के हितों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने मई 2022 में जो आदेश दिया था, एक सरकार ने तो धोखा दे दिया था सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट कैसे धोखा खा गया? सुप्रीम कोर्ट को अपनी मशीनरी में भी एक जांच का एक तरीका निकालना चाहिए कि किसी गरीब बेबस के साथ अगर सरकार ऐसी ज्यादती करने पर उतारू है। मामला यही था, इन लोगों को छोड़ने का, हत्यारे बलात्कारों को छोड़ने का ही मामला था। इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए थे गुजरात सरकार कि हम इस पर फैसला करना चाहते हैं। उसी में धोखा दिया सुप्रीम कोर्ट को, उसी में उसके साथ फ्रॉड किया। मैं इस एपिसोड में कुछ बातों को 2-2, 3-3 बार बोल रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपके भीतर ये बातें ठीक से बैठ जाएं, आप इस बात को समझ सकें कि लोकतंत्र में जिस दिन कोई सरकार, चाहे देश की हो चाहे किसी प्रदेश की हो, जिस दिन आपके खिलाफ टूट पड़ती है कोई सरकार और गिरोहबंदी कर लेती है मुजरिमों के साथ और धोखा देने पर तैयार हो जाती है सुप्रीम कोर्ट को, उस दिन आपके जिंदा रहने का, इंसाफ पाने का कोई भी मौका नहीं बच जाता। मैं नहीं जानता कि अभी महाराष्ट्र की सरकार इनकी रहम की अपील पर क्या फैसला करेगी। वो भी हो सकता है इनको छोड़ दे वक्त के पहले। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा देखना होगा। मुझको लगता है कि बिल्किस बानो की ज़िंदगी में इंसाफ बाद में आएगा, मौत पहले आएगी। आप भी देखते रहिएगा क्या होगा, मैं भी देखते रहूँगा। मुझ में और आप में जो आखिरी तक बचे रहेंगे वो देखेंगे कि क्या बिल्किस बानो को हिंदुस्तान का ये लोकतंत्र कभी कोई इंसाफ दे सकेगा। देखते रहिएगा और इस बात को भूलिएगा बिल्कुल मत। उसकी जगह अपने आप को रख के देखिएगा, अपने परिवार की किसी लड़की, महिला को रख के देखिएगा, अपनी माँ, बहन, बेटी, बीवी, किसी को रख के देखिएगा उसकी जगह, और सोचिएगा कि अगर वो 21 साल अदालत में लड़ते चले जाएं लगातार और सरकारें साजिश करें आपके परिवार की किसी लड़की या महिला के खिलाफ, तो आपको कैसा लगेगा। और संविधान की शपथ लेने वाली सरकारें जब बलात्कारी हत्यारों, और इसमें एक शब्द और जोड़ता है, सांप्रदायिक बलात्कारी और सांप्रदायिक हत्यारों को बचाने के लिए पुलिस जांच से लेकर अदालत तक और सजा मिल जाने के बाद फिर उनको छोड़ने तक जब आमादा हो जाए संविधान की शपथ लेने वाली सरकार, संविधान को भी अपने बारे में सोचना चाहिए कि तेरी कोई ज़रूरत अब रह गई है क्या, तेरा कोई असर अभी रह गया है क्या। मैं बहुत ही विचलित हूँ ये सब बात करते हुए। अभी 251 पेज का फैसला पूरा पढ़ना बाकी है। मैं 6वें पेज तक पहुँचा और जब मैंने पढ़ा कि 2 दिन की बच्ची को भी मार डाला, दिल हिल गया। उसके बाद मैं अभी नहीं पढ़ पाया हूँ, पढ़ूंगा अभी उसको मैं। आप भी इसकी खबरें जितनी पढ़ सकते हैं पढ़िएगा। ये ऐतिहासिक मामला है, ये ऐतिहासिक फैसला है, ये ऐतिहासिक बेइंसाफ़ी है, ये हिंदुस्तानी लोकतंत्र की ऐतिहासिक नाकामयाबी है, ये हिंदुस्तान की न्याय व्यवस्था की ऐतिहासिक नाकामयाबी है, ये हिंदुस्तान के उस तथाकथित संस्कृति यहाँ के मूल्य, यहाँ के गौरव, इन सब की नाकामयाबी है। तो एक बात याद रखिएगा, आपके खिलाफ जिस दिन कोई सत्ता, बहुसंख्यक वर्ग या सत्तारूढ़ पार्टी की मेहरबानी पाए हुए लोग
आपसे बलात्कार करके आपको कत्ल करने के लिए आएंगे तो उनको एक एक चीता भी दिया जाएगा, उस पर बैठ के जल्दी से पहुँचें। और आप जब इंसाफ के लिए अदालत पहुँचेंगे तो आपके पास एक कछुआ रहेगा और अदालत का फैसला एक घोंगे पर बैठकर आपके पास आएगा। और ये लड़ाई ख़त्म नहीं होगी, अभी बहुत से मोर्चे बाकी हैं बिल्किस बानो के सामने। मैं नहीं सोच पा रहा हूँ, बिल्किस बानो के मुकाबले 1% भी मेरा हौसला नहीं जुट पा रहा है। मैं उसकी जगह रहता तो अपने आप को ख़त्म कर चुका रहता, मैं नहीं लड़ सकता था इतनी लड़ाई। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सोच के देखें, बिल्किस बानो की चप्पलों में अपना पैर डालकर उसकी तकलीफ़ों को सोच के देखें। वो एक मुस्लिम औरत है, आप कोई हिंदू मर्द की तकलीफ़ को सोच के देख लीजिए उसकी जगह। जो जात धर्म आपको पसंद हो उसके लोगों को उसकी जगह पे रख के देख लीजिए। कल्पना कीजिए कि 11 लोग एक औरत से बलात्कार कर रहे हैं, वो 5 महीने के अपने गर्भ को बचाए, अपने बदन को बचाए, इन लोगों को झेले, क्या करे वो, क्या उसने किया होगा। मेरा एक सवाल और है, इन लोगों के जो 11 लोग हैं, इनके जात धर्म को लेके एक गौरव गान चल रहा है। मैं जानना चाहता हूँ कि जब बिल्किस बानो पे ये 11 लोग चढ़ रहे थे और उतर रहे थे, उस वक्त इनका ईश्वर कहाँ था। मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि जब बिल्किस बानो इस तकलीफ़ को झेल रही थी तो बिल्किस बानो का ईश्वर कहाँ था। कहाँ थे ये दोनों के ईश्वर? दो अलग अलग हैं या एक है, मैं नहीं जानता, मैं मानता भी नहीं हूँ। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ लोगों से, कहाँ थे ईश्वर? क्यों एक के ईश्वर ने इन 11 लोगों को भस्म नहीं कर दिया? मैं तो बहुत सारी फिल्मों में देखता हूँ, हाथ ऐसा करते हैं तो उससे कोई बिजली निकलती है, आसमानी बिजली की तरह जाके किसी को भस्म कर देती है। ऐसा आपने भी देखा होगा बहुत सारा। चक्र निकलता है, उंगली से जाके गर्दन काट देता है। क्यों नहीं कटी इन 11 लोगों की गर्दन? कहते हैं खुदा का कहर बरपता है। क्यों बिल्किस बानो के खुदा का कहर नहीं बरप पाया? सोच के देखिएगा आप। न संविधान काम आया, न ईश्वर काम आया। कुल मिलाकर समाज के कुछ लोगों की मदद से ये महिला अपनी लड़ाई के 21वें बरस में सुप्रीम कोर्ट से एक छोटी सी जीत पाई है। अभी और बाकी है बहुत सारा। जो कुछ मिला है अदालत से मिला है, सुप्रीम कोर्ट से मिला है। मुझको नाम लेना ज़रूरी है। जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां, इन दो ने दिया है ये फैसला। मैं आपको एक और दिलचस्प बात बताता हूँ। मैं अपने YouTube के मुद्दे तय करने के लिए अपने कैमरा पर्सन संतोष तिवारी की भी मदद लेता हूँ बीच बीच में। हम दोनों बात करते हुए अभी 4 दिन पहले ही हैरान हो रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे फैसले ऐसे क्यों आ रहे हैं जो कि केंद्र सरकार को पसंद आने वाले रहते हैं। मैं कोई तोहमत नहीं लगा रहा हूँ, मेरी औकात भी नहीं है सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करने की। लेकिन हम सोच रहे थे इस बात को कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले एक के बाद एक ऐसे क्यों आते जा रहे हैं जो कि केंद्र सरकार को पसंद आने वाले हैं। इस बीच में आज का ये जो फैसला आया, ये थोड़ी बहुत उम्मीद बंधाता है। 32 में से 2 जज शायद ऐसे हैं जिन्होंने सरकार को नापसंद होने वाला ये फैसला सुनाया है। आप इस नज़रिए से भी सोच के देखिएगा। मैं फिर इस विषय को लेकर आपके बीच रहूँगा। बात पूरी नहीं हुई है लेकिन लंबी हो गई है। आप सोचिएगा ज़रूर इस बारे में। अपने परिवार की लड़की महिला को रख के सोचिएगा बिल्किस बानो की जगह। आपको मुस्लिम नापसंद हो तो भी रख के सोचिएगा, क्योंकि लोकतंत्र तो वही है। कल के दिन कौन हमला करे, किसके ऊपर क्या ठिकाना। तो अपने परिवार की किसी महिला को रख के देखिएगा कि इंसाफ अगर 21 साल तक चलेगा, आपका हौसला कितना बचेगा अपने परिवार की महिला का साथ देने का। सोच के देखिएगा जरा। बिल्किस बानो के शौहर ने या उसके परिवार ने साथ दिया है उसका, देख रहा हूँ मैं।
मैं फिर आऊँगा आपके सामने। बात मेरी पूरी बिल्कुल नहीं हुई है। आपको अगर हमारी बातचीत अच्छी लगती है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा। इसके लिंक आप दोस्तों को भेज सकते हैं। टिप्पणी लिखिएगा, आप मेरी बात से सहमत हैं, असहमत हैं, जो भी हैं। और हाँ, मैं एक छोटी सी आपसे अपील और करूँगा। आज सुबह मैं अपने घर पर चाय पी रहा था। मेरे घर के सामने 2 सड़कें मिलती हैं कॉलोनी के भीतर की। बहुत बुरी टक्कर हुई वहाँ पे, बहुत बुरी टक्कर। 2 स्कूटर टकराई आपस में, अलग अलग रास्ते से आते हुए वहीं पर टकराई। कोने पर मेरा घर होने का ये एक नुकसान है कि कई बार आए दिन ऐसे हादसे देखने मिल रहे हैं। दोनों महिलाएं अलग अलग फिका गईं। एक का चेहरा कट गया, लहूलुहान हो गया, नाक से खून बहने लगा। एक दूसरी महिला जो उसके साथ बच्चा था वो किसी तरह बच गया। हेलमेट एक ने भी नहीं लगाया था इन दोनों में से। गनीमत यह है कि सिर दोनों के बच गए। लेकिन मैं आपको बतलाता हूँ, अगर आप दोपहिया चलाते हैं तो हो सकता है आप इतने खुशकिस्मत ना हो। हेलमेट लगा कर चलिए। आज बस इतना ही।